गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में आपको लेखिका बचेंद्री पाल की आत्मकथा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके पिछले 2 भागों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो बचेंद्री है उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने का जो स्वप्न अपने मन में अपने बचपन से देखा था उसको उन्होंने किस प्रकार पूर्ण किया। पूर्ण करने के साथ साथ उन्होंने किस प्रकार से इस चढ़ाई की ट्रेनिंग शुरू की और उस ट्रेनिंग के अंतर्गत उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो उन्होंने एवरेस्ट को बहुत अच्छे से निहारा, जहाँ पर नेपाली उसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। फिर उनके जो नेता हैं उन्होंने जो कर्नल खुल्लर हैं उन्होंने उन्हें बताया कि एवरेस्ट पे चढ़ना आसान नहीं है, कभी कभी तो हमें मृत्यु भी सहज ही स्वीकार कर लेनी पड़ती है। और इन बातों को सुनकर जो लेखिका थी वह थोड़ी घबराई, लेकिन उन्होंने एवरेस्ट पर जो चढ़ने का जो अपना लक्ष्य था उसको छोड़ा नहीं। उसके बाद वह जब रात के समय में कैंप पर सो रही थी उस समय बर्फ का भारी पिंड जो है, बर्फ का भारी टुकड़ा जो है उनके शरीर से उनके शरीर को कुचलता हुआ आगे चला गया और उस कैंप में जितने भी लोग थे उनको कुछ ना कुछ चोट जरूर आई और इससे वह सब भयभीत हो गए। तब भी उनके नेता ने उन्हें पूछा कि क्या तुम वापस जाना चाहती हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। इसके बाद उन्होंने जिन इनके साथियों को चोट लगी थी उन्हें सबको उनकी सबकी सहायता की, उन्हें चाय नाश्ते की व्यवस्था की और अगले दिन फिर से ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था करते हुए चढ़ाई कार्य शुरू कर दिया। आगे पढ़ते हैं। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह चढ़ाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कॉल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कॉल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य था। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें तो अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई को पूर्ण करना था, इसलिए वे अंगदोरजी के साथ चल पड़ी। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही अपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमने बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। मतलब वो जो रास्ता था वह बड़ा ही कठिन था। उस कठिन रास्ते पर भी मैंने बड़ी आसानी से और उन खतरनाक स्थलों पर सोच समझकर अपने कदम बढ़ाए। 2 घंटे से कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिससे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे।
लोहट्टू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लोहट्टू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लोहट्टू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। मतलब चढ़ाई पर चढ़ने के लिए उन्हें एक सहारा चाहिए था, वह उस नायलॉन की रस्सी का था। लोहट्टू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। मतलब पहले मेरी ऑक्सीजन की जो गति थी वह बहुत कम थी और फिर उसने जैसे ही उस रेगुलेटर को बढ़ाया, अब मुझे चढ़ाई आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे फिर विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। अब जो बचेंद्री है उन्होंने अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई किस दिन पूरी कर ली? 23 मई 1984 को। किसके साथ की? अंगदोरजी के साथ। और साथ में रस्सी पकड़े हुए कौन था? लोहट्टू नाम का एक व्यक्ति था। इन तीनों के साथ मतलब ये तीनों एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़े। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। मतलब वो जगह इतनी नहीं थी कि 2 व्यक्ति भी आसानी से खड़े हो सके, और अगर खड़े भी हो जाए तो वहाँ पर हम सुरक्षित नहीं थे। हमने पहले बर्फ़ के पहाड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। सागर माथा यानी एवरेस्ट। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की, फिर इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। जिनके साथ मैं यात्रा कर रही थी, मैंने उनको नमन किया। अंगदोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने की बधाई भी दी। अंगदोरजी जो है वो पहले भी बिना ऑक्सीजन के ही एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लोहट्टू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। मतलब जो नेता कर्नल खुल्लर हैं उनको सूचना दे दी, किसकी? कि बचेंद्री और अंगदोरजी ने एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण कर ली है। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े गए संसार से एकदम भिन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब तुमने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की थी तब तुम्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जब तुम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी हो तो पूरा संसार, पूरा आपका जो परिवार है, आपका जो समाज है, आपका जो घर है, आपका जो देश है, वो अब आपके स्वागत के लिए, आपका सत्कार करने के लिए आपके सामने खड़ा होगा। अब तुम ऐसे संसार में जाओगी
जो संसार तुम पीछे छोड़कर आई हो इससे बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि अब हर लोग आपको जानेंगे। कैसे जानेंगे? कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बचेंद्री पाल है, जिन्होंने कई प्रकार की कठिन समस्याओं का सामना करते हुए इस चढ़ाई को पूर्ण किया है। धन्यवाद।